यहाँ पर एस सी एम पी सी ए फाइनल का हम लोग सारा जो क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में है वो देखने के लिए जा रहे हैं थ्योरी। अभी मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि मैं सी ए फाइनल के और इंटर के डायरेक्ट टैक्स और जीएसटी की वीडियोस बनाता हूं और मैं इनकी क्लासेस भी लेता हूं। लेकिन फिर भी मैंने कई सारे स्टूडेंट के रिक्वेस्ट करने पर उन्होंने कहा कि आप थ्योरी पेपर अच्छे से बताते हो, तो इसीलिए सर एस सी एम पी में भी आप काफ़ी थ्योरी है, आप मेरी मदद करो। तो इसकी वजह से उनके पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ये वीडियोस बनाया है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियोस आपको पसंद आएगा। ये क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में है और आप हमसे अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हो। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम अब बदलकर क्वालिटी CA यूट्यूब चैनल हो गया है। प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलो। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं CA फाइनल के SEMPE का जो क्वेश्चन आंसर है वो चैप्टर नंबर 1 से। अगर आपसे बोला जाए डिस्कस इन ब्रीफ ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक, तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? सबसे पहले आना चाहिए कि ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट सिस्टम मेनली फोकस करता है कॉस्ट पर यूनिट को कैलकुलेट करने में, यानी कि यहाँ पर ओवरहेड कॉस्ट को डिटरमाइन किया जाता है, यानी कि कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अप्रोच ही केवल फॉलो किया जाता है। यहाँ पर कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक आपका केवल कॉस्ट रिडक्शन और कॉस्ट कंट्रोल पर फोकस करता है। लेकिन आजकल ऐसा सिनेरियो चल रहा है कि बिजनेस में जो होता है वो केवल प्राइस डिसाइड जो है सेलर नहीं करता है, वहाँ पर बायर डिसाइड करता है प्राइस। इसीलिए ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक अभी इतना इफेक्टिव नहीं रहा। ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक के हिसाब से अगर डिसीजन लेते हो तो फिर आपकी गड़बड़ हो सकती है। इसीलिए स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट में हम लोग नॉन फाइनेंशियल फैक्टर को भी कंसिडर करते हैं। जैसे कि मानो ट्रेडिशनल कॉस्ट सिस्टम में क्या होता है कि अगर आपका दो प्रोडक्ट है ए और बी प्रोडक्ट में आपको लॉस हो रहा है, तो बी प्रोडक्ट में लॉस हो रहा है तो ट्रेडिशनल बोलेगा कि लॉस वाला जो प्रोडक्ट है उसको बंद कर दो। लेकिन आपका जो स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट है वो बोलेगा नहीं नहीं, उसको बंद मत करो, कहीं ऐसा ना हो कि बी को बंद, लॉस वाले प्रोडक्ट को बंद करने की वजह से तुम्हारा ए का भी मार्केट खराब हो जाए। ठीक है, जैसे कि दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं कि अगर तुम्हारा टेली कम्युनिकेशन कंपनी है और उसमें एक लॉस होता है कुछ कस्टमर सपोर्ट सेंटर चलाने में, अगर नुकसान होता है तो ट्रेडिशनल बोलेगा उसको बंद कर दो, लेकिन आपका स्ट्रैटेजिक बोलेगा नहीं, कहीं तुम्हारा ब्रांड इमेज तो खराब ना हो जाए। ये सारा फर्क हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने देखा डिस्कस इन ब्रीफ ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट सिस्टम टेक्निक। अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे जिसमें हम लोग ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट के लिमिटेशन को जानेंगे। अभी देखो, सबसे पहले एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि लिमिटेशंस ऑफ ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट क्या होता है। तो सबसे पहले ये बहुत ज़्यादा फोकस करता है कॉस्ट रिडक्शन पर। ठीक है, कॉस्ट रिडक्शन पर फोकस करना, यानी कि कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन पे हमेशा वो अच्छा हो वो जरूरी नहीं है। जैसे कि मान लीजिए कि आप अपना मार्केट बजट को 20% से रिड्यूस करते हो, कॉस्ट रिडक्शन तो कर दिया, लेकिन हो सकता है कि उसके बजाय सेल बढ़ने के बजाय उल्टा घट जाए। ठीक है, तो पहली बात है कि आपका एक्सेसिव फोकस ऑन कॉस्ट रिडक्शन। दूसरा बोलता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को इग्नोर करता है, यानी कि ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट सिस्टम आपका इंटरनल इन्वायरमेंट पर मेनली फोकस करता है, यानी कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को आपका इग्नोर करेगा। और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को आपका इग्नोर करेगा तो आपका यहां पर बोलता है कि कंपटीशन लेवल मार्केट में गवर्नमेंट पॉलिसी इन सब बातों को इग्नोर करेगा, सिर्फ कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अप्रोच से चलेगा। तो ये अच्छा नहीं है क्योंकि मार्केट में बहुत ज्यादा हाई कंपटीशन चल रहा है। तो पहली बात तो एक्सेसिव फोकस ऑन कॉस्ट रिडक्शन, दूसरी बात इग्नोर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, उसके बाद जो इग्नोर डायनेमिक्स ऑफ मार्केट को भी इग्नोर करता है। जैसे कि कॉस्ट रिडक्शन जो होता है उसकी वजह से क्या होता है, आपकी क्वालिटी खराब हो सकती है, इस चक्कर में क्या होगा कि आपका सेल रिड्यूस हो सकता है, इवन आपको नुकसान भी हो सकता है। तो आपका एक्सेसिव फोकस ऑन कॉस्ट कंट्रोल, इग्नोर एक्सटर्नल फैक्टर और उसके बाद इग्नोर डायनेमिक्स ऑफ मार्केट, ये इग्नोर कर देता है। लिमिटेड फोकस ऑन इम्प्रोवाइजेशन, यानी कि आपका ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट इंप्रूव पर जो है ना वो फोकस नहीं करता और उसका शॉर्ट टर्म आउटलुक होता है। ये भी एक बहुत बड़ा लिमिटेशन होता है कि अभी इमीडिएट नुकसान से बचाने की कोशिश करने के चक्कर में कुछ भी कॉस्ट रिडक्शन करते रहते हैं। और लास्ट वाला जो आपका आइडेंटिफिकेशन लिमिटेशन जो होता है, आइडेंटिफाई करना, उसमें रिएक्टिव अप्रोच होता है, यानी कि मशीन पहले तुम अभी तत्काल चालू कर दो, बाद में खराब होगा तो देखा जाएगा, जुगाड़ टेक्निक पे चलता है, यानी कि रिएक्ट करेगा, लास्ट में रिएक्ट करेगा। आउटपुट जब में पता चलेगा कि कुछ गड़बड़ हो गया तो रिएक्ट करेगा। तो आपको लिमिटेशन बोला तो आपने बोला एक्सेसिव फोकस ऑन क्या बोलते हैं उसको, कॉस्ट रिडक्शन पर ज़्यादा फोकस करता है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को इग्नोर करता है और डायनेमिक्स ऑफ मार्केट को इग्नोर करता है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद इंप्रूव पर फोकस नहीं करता, शॉर्ट टर्म आउटलुक करता है और रिएक्टिव अप्रोच करता है। ठीक है, तो इस तरह से दो क्वेश्चन हमने देखे। अगला क्वेश्चन हमारा जो है ना वो आने वाला है आपका स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट सिस्टम को जब आपको डिस्क्राइब करने के लिए बोला जाता है तो आप क्या लिखते हो।
अगर आपको स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक को डिस्क्राइब करने के लिए बोला जाता है तो आप सबसे पहली बात लिखोगे कि ये सिंपली एप्लीकेशन ऑफ कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक होता है। ये कॉस्ट मैनेजमेंट सिस्टम टेक्निक होता है, ठीक है, जिसमें आप स्ट्रैटेजिक पोजीशन कंपनी का जो होता है उसको इंप्रूव करते हो, यानी कि पोजीशन इंप्रूव करते हो। कौन सा पोजीशन? स्ट्रैटेजिक पोजीशन को कंपनी का इंप्रूव करते हो, जिससे आप कॉस्ट कंट्रोल तो इंश्योर करते ही हो, साथ में आप क्या करते हो कि आपका क्वालिटी को भी मेंटेन करने का कोशिश करते हो, ठीक है। जैसे कि कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक में आपका यहाँ पर कौन कौन से टेक्निक आप लगाते हो? टारगेट कॉस्टिंग, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, जस्ट इन टाइम, ठीक है। और स्ट्रैटेजिक पोजीशन कंपनी का इससे इंप्रूव होता है और कंपनी सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन करता है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन और कॉस्ट लीडरशिप से। सबसे इंपॉर्टेंट बात आप क्या लिखोगे? सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन करने की कोशिश, ठीक है। इसके लिए टेक्निक लगाए जाते हैं स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट में। सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के लिए टेक्निक्स लगाए जाते हैं, जिससे प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन और कॉस्ट लीडरशिप आता है। स्ट्रैटेजी का मतलब सिंपली बोला जाता है सेट ऑफ एक्शन होता है, ठीक है, जहां पर मैनेजमेंट ऐसा सेट ऑफ एक्शन तैयार करती है जिसके तहत आपका अलग अलग प्रकार का कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक लगाकर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन करने की कोशिश की जाएगी, जिसमें मुख्य तौर पे टेक्निक होता है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन और कॉस्ट लीडरशिप। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन और कॉस्ट लीडरशिप यानी कि मान लीजिए कि अगर आपको एक प्रोडक्ट में नुकसान भी होता है तभी भी आप उसको बंद करने का नहीं सोचोगे, क्योंकि आप बाकी अदर फैक्टर्स को भी ध्यान में रखोगे, ठीक है, बाकी अदर फैक्टर्स को भी ध्यान में रखोगे। जैसे कि मान लीजिए प्रोडक्ट ए में आपको फायदा हो रहा है, प्रोडक्ट बी में आपको नुकसान हो रहा है, लेकिन प्रोडक्ट बी को आप बंद करने से पहले बहुत सारे फैक्टर देखोगे। पहला देखोगे कि आपने यहाँ पर क्या होता है कि अगर मान लीजिए कंपनी ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक फॉलो करती है तो वो बी को बंद कर देती, लेकिन आप अगर स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक फॉलो करते हो तो आप प्रोडक्ट बी को बंद करने से पहले, जिसमें नुकसान हो रहा है, उस प्रोडक्ट को बंद करने से पहले आप इफेक्ट देखोगे कि उसका प्रोडक्ट ए पर क्या होगा। जैसे कि मान लीजिए कि कंपनी बी ने अगर प्रोडक्ट बी का प्रोडक्शन कंपनी ने बनाना बंद कर दिया तो क्या होगा? ए का जो है नुकसान हो जाएगा 25% से, मान लो कि ए का सेल रिड्यूस हो जाएगा। तो अल्टीमेट आप इफेक्ट देखोगे क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक में आप और भी देखते हो, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस भी देखते हो कि अगर मान लीजिए कि आप एक मशीन का इस्तेमाल करते हो और कभी कभी मशीन जो है उसका ब्रेकडाउन हो जाता है, इसकी वजह से प्रोडक्शन स्टॉप हो जाता है, तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस आप ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट सिस्टम में कैसे लगाओगे और स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट सिस्टम में कैसे लगाओगे, ये सोचते हो। अगर कंपनी ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट सिस्टम को फॉलो करती है तो वो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस बिल्कुल नहीं करेगी, क्योंकि जो होता है ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है रिएक्टिव अप्रोच होता है और वो कॉस्ट सेविंग पर फोकस करता है, इसलिए जब खराब होगा तब देखा जाएगा, ऐसा बोलता है ट्रेडिशनल वाले। लेकिन स्ट्रैटेजिक वाले क्या बोलते हैं कि कंपनी जो होता है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करेगा कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस अगर हमने किया तो कंपनी को कितना एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगा और मेंटेनेंस करने की नहीं किया तो कितना नुकसान हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आपका नुकसान और फायदे को अल्टीमेटली कैलकुलेट जो आप करते हो, कितना सेविंग होगा, कितना खर्चा लग रहा है, वो सब कैसे करते हो, प्रैक्टिकल आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, तो इसमें यहाँ पर आपने कैसे डिटरमाइन करना है, तो आप एक मेंटेनेंस कॉस्ट में आपको कितना पैसा जा रहा है और उसकी वजह से कितना सेविंग हो रहा है, उसके बाद अदर देन दैट आप कुछ नॉन फाइनेंशियल फैक्टर को भी कंसिडर करते हो, ठीक है। तो इसका मतलब नॉन फाइनेंशियल फैक्टर को भी कंसिडर करने के बाद आप डिसाइड करते हो कि आपको प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कॉस्ट करना है कि नहीं करना है, ठीक है। स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक में और भी आप एग्जांपल सोच सकते हो कि अगर एक टेलीकॉम कंपनी जो होती है उसको कुछ कस्टमर सर्विस सेंटर चलाने से नुकसान होता है, तो आप यहाँ पर क्या उस नुकसान वाले कस्टमर सर्विस सेंटर को बंद कर दोगे क्या? तो ट्रेडिशनल कॉस्टिंग मैनेजमेंट टेक्निक बोलता था आपको यस क्लोज कर देंगे, लेकिन आपका स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट क्या बोलता है कि कुछ नॉन फाइनेंशियल फैक्टर को भी कंसिडर हमको करना पड़ेगा। जैसे कि ऐसा तो नहीं है कि हमारे पास जो लाइन लगेंगे कस्टमर्स के वो काफ़ी क्राउडेड हो जाएगा और हम उसको सेंटर को मेंटेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो वाला कस्टमर सपोर्ट सर्विस आप बंद करोगे तो आपकी दुकान पे बड़ा लंबा लाइन लग जाएगा और वेटिंग टाइम कस्टमर का ज़्यादा हो जाएगा। और अदर ओवर क्राउडिंग अगर दूसरे सेंटर पे होने लगा या आप किसी सेंटर पे होने लगा तो एम्प्लॉय अनहैप्पी हो जाएंगे, एम्प्लॉय कंपनी छोड़ेंगे, ज़्यादा एम्प्लॉय की जरूरत पड़ेगी, अपॉइंट करना पड़ेगा। तो बहुत सारे फैक्टर्स जो है वो कंसिडर करने पड़ सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने ब्रीफली डिस्क्राइब स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक के बारे में जाना और कुछ एग्जांपल्स भी हम लोगों ने देख लिए। अब बात करते हैं कि 4 स्टेज होते हैं स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट के। जैसा कि आपको ये समझना है कि स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट के 4 स्टेज क्या क्या होते हैं, जरा उसके बारे में हम जानते हैं। अब
द मोमेंट आप ये सवाल देखोगे कि क्या 4 स्टेज होते हैं स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट के, तो आपका मन थोड़ा सा घबराएगा, थोड़ा उसके बारे में विचार करेगा। लेकिन आपको यहाँ पर बड़े बारीकी से सोचना है कि आपका सबसे पहले स्टेप 1 होगा फॉर्मुलेट स्ट्रैटेजी, यानी कि पहले बोलता है कि प्लान बनाओ, फिर प्लान लोगों को बताओ, और उसके बाद जो है ना प्लान लोगों को बता दिया तो आप उसको टेक्निक बनाओ, कैसे करके उसको इंप्लीमेंट करोगे, ठीक है। और उसके बाद जो है ना स्ट्रैटेजी बनाओ इंप्लीमेंट करने की, अकॉर्डिंगली आप इंप्लीमेंट कर दो। ये 4 स्टेज हैं स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट के। सबसे पहले बोलता है स्ट्रैटेजी को बनाओ, फॉर्मुलेट द स्ट्रैटेजी, स्टेज नंबर 1 फॉर्मुलेट करो। दूसरा कम्युनिकेट करो स्ट्रैटेजी थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। तीसरा बोलता है डेवलप करो टैक्टिक्स, यानी कि छोटे छोटे एक्शन प्लान बनाओ। टैक्टिक्स मतलब छोटे छोटे एक्शन प्लान बनाओ इंप्लीमेंट करने के लिए। और चौथा बोलता है डेवलप एंड इंप्लीमेंट कंट्रोल टू मॉनिटर सक्सेस स्ट्रैटेजी, यानी कि आप मॉनिटर करो, बराबर से मॉनिटर करते रहो, डेवलप और मेंटेन करो और अकॉर्डिंगली कंट्रोल भी लगाओ उस पर। केवल ऐसा नहीं है कि स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट बनाने से हो जाएगा, तो पहले प्लान बनाओ, उसको कम्युनिकेट करो, टैक्टिक्स डेवलप करो और उसके बाद इंप्लीमेंट करो। ये 4 स्टेज ऑफ स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट हो रहे हैं, ठीक है। यानी कि जो कुछ भी मैं आपको बता रहा हूँ स्टडी मटेरियल से चीज़ों को बता रहा हूँ, इसलिए बड़े ध्यान से आप मेरी बात को सुनोकर स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट ये जो आपका चैप्टर पहला है उसको आप बड़े गौर से देखोगे। अब हम अगला क्वेश्चन जो है ना आप देखने के लिए जा रहे हैं, जिसमें बोलेंगे कि क्या क्या पॉइंट्स आपके स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट के लिए जरूरी होते हैं। और ये रहा आपके सामने में एक अगला सवाल, ये बोलता है पॉइंट्स ऑफ नेसेसिटीज ऑफ स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। क्या क्या पॉइंट्स ऑफ नेसेसिटीज होते हैं? तो स्ट्रैटेजिक कॉस्ट एनालिसिस इज नीड टू मेक स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजिक पोजीशन ऑफ द कंपनी, यानी कि सबसे पहले आपका स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एनालिसिस क्यों होता है? स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजिक पोजीशन कंपनी को स्ट्रैटेजिक पोजीशन में लाने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल बिल्कुल से करना है, स्ट्रैटेजिक पोजीशन, यानी कि आपका स्ट्रैटेजिक पोजीशन में लाने के लिए। फिर बोलता है कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के लिए, सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, जैसे एससीएम आता है तो स्ट्रैटेजिक पोजीशन ऑफ द कंपनी, सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। और उसके बाद अंडरस्टैंडिंग द कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी, कंपनी के कॉस्ट स्ट्रक्चर को समझने के लिए। और उसके बाद बोलता है कि आपका कॉस्ट इंफॉर्मेशन फॉर 4 स्टेज ऑफ स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, यानी कि 4 स्टेज जो आपने देखे थे ना, उसको इसके लिए इंफॉर्मेशन के लिए भी आपको समझना जरूरी है। प्लान बनाओ, प्लान को कम्युनिकेट करो, उसके बाद टैक्टिक्स बनाओ और उसके बाद इंप्लीमेंट एंड कंट्रोल लगाओ, ठीक है। ये 4 स्टेज आपने देखे थे। तो पहला मैंने बोला कि आप जो है ना स्ट्रैटेजिक पोजीशन के लिए जरूरी होता है, सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के लिए जरूरी होता है। उसके बाद जो है ना एनालिसिस करना, आप क्यों स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट करते हो, एनालिसिस ऑफ पॉइंट्स ऑफ नेसेसिटीज, यानी कि आप एनालिसिस क्यों करते हो, वाई वी एनालिसिस एससीएम, वाई। यहां पर आप इस सवाल को इस तरह से भी सोच सकते हो, वाई वी एनालिसिस अब इस सवाल को इस तरीके भी सोच सकते हो कि हम लोग एनालिसिस क्यों करते हैं एससीएम को। तो यहां पर बोलता है कि एससीएम को एनालिसिस करते हैं स्ट्रैटेजिक पोजीशन को जानने के लिए, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को जानने के लिए, कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी को जानने के लिए। और यहां पर बात करते हैं कि उसके अलावा देखते हैं कि 4 स्टेज ऑफ एससीएम क्या होते हैं उसको समझने के लिए। और यहां पर आपको बहुत सारी एक्टिविटीज में आपको, यानी कि आपका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को गेन करने के लिए जो भी सपोर्टिंग एक्टिविटीज होती है उसमें आपको मदद करता है। ये पॉइंट नेसेसिटी होते हैं स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। ये सवाल भी आपको एक हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। फिर अगला सवाल होता है कि टीसीएम और एससीएम में डिफरेंस क्या होता है, जरा उसके बारे में जानते हैं। अब यहां पर बात करते हैं कि डिफरेंस क्या होता है ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट एंड स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट में। ये सवाल जैसे ही आता है आपके दिमाग में तो सबसे पहले वो शॉर्ट टर्म आउटलुक वाला आना चाहिए, यानी कि टाइम स्पैन। जो आपका ट्रेडिशनल होता है वो शॉर्ट टर्म आउटलुक को देखता है और स्ट्रैटेजिक वाला जो है लॉन्ग टर्म आउटलुक को देखता है। उसके बाद जो है ना ट्रेडिशनल वाला आपको कॉस्ट सेविंग एंड कॉस्ट कंट्रोल पर फोकस करता है, लेकिन स्ट्रैटेजिक वाला आपको सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को देखता है, ठीक है। उसके बाद फिर बात करते हैं कि आपका जो ट्रेडिशनल होता है उसका होता है इंटरनल एनवायरनमेंट पर केवल फोकस करना, एक्सटर्नल को इग्नोर करता है। स्ट्रैटेजिक एक्सटर्नल को इग्नोर नहीं करता है। उसके बाद बात करते हैं कि ट्रेडिशनल का फोकस कॉस्ट सेविंग और कॉस्ट सेविंग होता है, लेकिन आपका स्ट्रैटेजिक का फोकस होता है कॉस्ट लीडरशिप एंड प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। उसके बाद बात करते हैं कि आपका कॉस्ट रिडक्शन जो होता है वो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है टीसीएम का, लेकिन कॉस्ट रिडक्शन जो होता है वो मेन ऑब्जेक्ट नहीं होता है आपका स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का। ये सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के लिए होता है। और ट्रेडिशनल वाला जो होता है रिस्क एडवर्स होता है, रिस्क नहीं लेता है, लेकिन स्ट्रैटेजिक वाला रिस्क टेकिंग होता है, यानी कि आपका जो रिस्क टेकिंग होता है जैसे कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस वगैरह सब जो लगाते हो ना आप, वो स्ट्रैटेजी के तहत लगाते हो। तो इस तरीके से आप डिफरेंस देख सकते हो। शॉर्ट
टर्म आउटलुक और लॉन्ग टर्म आउटलुक, एक कॉस्ट सेविंग पर और दूसरा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज पर, एक इंटरनल पर दूसरा एक्सटर्नल पर, एक कॉस्ट सेविंग पर और दूसरा कॉस्ट लीडरशिप एंड कॉस्ट डिफरेंशिएशन पर फोकस करता है, ठीक है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन पर। उसके बाद बोलता है कि एक का कॉस्ट रिडक्शन ही प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है, मेन उद्देश्य होता है, लेकिन स्ट्रैटेजिक का दूसरा का नहीं होता है। रिस्क एडवर्स होता है ट्रेडिशनल वाला, लेकिन रिस्क टेकर होता है आपका स्ट्रैटेजिक वाला। ये सारे कुछ पॉइंट्स आप ध्यान में रख सकते हो। इन बातों को ध्यान में रखकर आप कुछ क्वेश्चंस के आंसर कर सकते हो। आपके सामने में कंपोनेंट ऑफ स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। जी हाँ, कंपोनेंट क्या क्या होते हैं? तो कंपोनेंट आते के साथ कुछ नट बोल्ट जैसी तस्वीर आपके दिमाग में आनी चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि कंपोनेंट 3 प्रकार के होते हैं स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट के। कभी आपसे लिमिटेशंस पूछा जाता है तो कभी कंपोनेंट पूछा जाता है। स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट के कंपोनेंट होते हैं, सबसे पहले आपका ड्राइवर, पोजीशन और उसके बाद यहाँ पर टूल, ठीक है। 3 वर्ड आपको याद रखना है, ठीक है। ड्राइवर, पोजीशन और वैल्यू। ड्राइवर, पोजीशन और वैल्यू। ड्राइवर के पोजीशन की वैल्यू ये समझो, यानी कि सबसे पहले आता है पोजीशन का मतलब पोजीशनिंग एनालिसिस, यानी कि स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एक टूल बॉक्स की तरह होता है, जिसके टूल बॉक्स के अंदर में 3 कंपोनेंट होते हैं। पहला कंपोनेंट स्ट्रैटेजिक पोजिशनल टूल एनालिसिस, ये पहला टूल होता है। यहाँ पर आप क्या करते हो, आप अपने कंपनी के पोजीशन को इवैल्यूएट करते हो कि तुम्हारा अभी क्या पोजीशन है कंपनी का, यानी कि आप इवैल्यूएट करते हो कि कैसे आपकी कंपनी दूसरे कंपनी से डिफरेंट होती है, कैसे कंपनी डिफरेंट कंपनी है। जैसे कि अगर केंट आरओ अपना पानी का मशीन बेचता है तो वो ज़्यादा दाम में बेचता है, फिर भी उसका बिकता है क्योंकि वो 4 साल की वारंटी देता है, लेकिन बाकी लोग 1 साल की वारंटी देते हैं और सस्ते में भी बेचते हैं तो उनका उतना नहीं बिकता है। यानी कि आप उनकी एक पोजीशन इंडस्ट्री में कैसा है उसका। उसके बाद जिस कंपनी में आप काम करने के लिए जा रहे हो, जिस बिजनेस को आप चालू करने जा रहे हो, उसमें बाकी लोगों का पोजीशन तो आप देखते हो। तो सबसे पहला कंपोनेंट स्ट्रैटेजिक पोजीशनिंग एनालिसिस और दूसरा बोलता है कॉस्ट ड्राइवर टूल एनालिसिस, यानी कि कॉस्ट ड्राइवर टूल, यानी कि कौन सा ड्राइवर, कॉस्ट ड्राइवर। तो कॉस्ट ड्राइवर टूल पोजीशनिंग के बाद आता है, यानी कि आपका ये एक ऐसा टूल होता है जिसमें फैक्टर्स होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं कॉस्ट के लिए। इसमें हम लोग फैक्टर को आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारा टेक्निक आइडेंटिफाई करता है कि कॉस्ट किस चीज़ पर डिपेंड करता है, जैसे कि प्रोडक्शन लेवल पर किस तरह का, कितने लिमिट में आपका इकोनोमाइज है, किस स्केल में आप प्रोडक्शन करते हो, और कई सारे अदर फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि आप इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, आपके वर्कर स्किल्ड है कि नहीं, आपका रॉ मटेरियल अच्छा है कि नहीं, इन सबों पे कॉस्ट निर्भर करता है। तो कॉस्ट ड्राइवर 2 प्रकार के होते हैं, एक स्ट्रक्चरल कॉस्ट ड्राइवर और दूसरा एग्जीक्यूशनल कॉस्ट ड्राइवर, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आप स्टडी मटेरियल में इस बातों को देखोगे, स्ट्रक्चरल और एग्जीक्यूशनल कॉस्ट ड्राइवर वर्ड को। जब बात आती है आपके स्ट्रक्चरल कॉस्ट ड्राइवर की तरफ, तो यहाँ पर बोलता है कि ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर पर यह निर्भर करता है कि कितना बड़ा या छोटा तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन है। अगर बड़े स्केल में तुम प्रोडक्शन करते हो तो तुम्हारा कॉस्ट पर यूनिट तो कम ही होगा, ठीक है, और अगर छोटे स्केल पे प्रोडक्शन करते हो तो कॉस्ट पर यूनिट आपका ज़्यादा होगा। इस कॉस्ट ड्राइवर को स्ट्रक्चरल कॉस्ट ड्राइवर बोलते हैं। और एग्जीक्यूशनल कॉस्ट ड्राइवर ऐसा कॉस्ट ड्राइवर होता है जो आपके ऑपरेशन के एग्जीक्यूट करने पर डिटरमाइन होता है, ठीक है। जैसे कि आप रिसोर्सेज को कैसे एग्जीक्यूट करते हो, जैसे कि मान लीजिए आपके पास लेबर बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप उसको ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करने के चक्कर में लेबर को आप क्या करते हो, स्किल्ड लेबर की जगह पर अनस्किल्ड को ही से भी काम करवाते हो। तो इससे क्या होगा, उल्टा आपका कॉस्ट इंक्रीज कर जाएगा। यानी कि आपका स्ट्रक्चरल कॉस्ट ड्राइवर और एग्जीक्यूशनल कॉस्ट ड्राइवर, ये कॉस्ट ड्राइवर के 2 टाइप्स होते हैं। पहला हम लोगों ने देखा जो आपका कंपोनेंट स्ट्रैटेजिक पोजिशनिंग एनालिसिस, और दूसरा कॉस्ट ड्राइवर को आप एनालिसिस करते हो, और तीसरा वैल्यू चेन को आप एनालिसिस करते हो। ये आपके कंपोनेंट होते हैं। वैल्यू चेन में क्या होता है, ये एक ऐसा टूल होता है जो कि आपकी उन एक्टिविटीज़ को आपको आइडेंटिफाई करके देता है जो आपके प्रोडक्ट में अल्टीमेटली वैल्यू ऐड करती है, और जो वैल्यू ऐड करेगी एक्टिविटी उनको आप पहले एक चेन में बनाओगे, यानी कि सीक्वेंस में बनाओगे, और वैल्यू क्रिएटिंग एक्टिविटीज़ को आप कंपनी में रखोगे, और आप आइडेंटिफाई करोगे जो एक्टिविटी वैल्यू क्रिएट नहीं करती है उसको एलिमिनेट करने की कोशिश करोगे, ठीक है, एलिमिनेट करने की कोशिश करोगे। तो 3 प्रकार के कंपोनेंट आपके होते हैं, स्ट्रैटेजिक पोजिशनिंग एनालिसिस, कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस और वैल्यू चेन एनालिसिस। ये बात आपने देखा। अब ये जो वैल्यू चेन एनालिसिस का जो हमने यहाँ पर ड्राइवर का यूज़ किया, ठीक है, वैल्यू चेन एनालिसिस ड्राइवर का जो हमने यहाँ पर यूज़ किया, पोजिशनिंग और कॉस्ट ड्राइवर के अलावा वैल्यू चेन, इसको किसने निकाला, तो इसने इसको
माइकल जैक्सन ने नहीं और हैरी पॉटर ने नहीं, माइकल का माइकल और हैरी पॉटर का पॉटर। तो माइकल पॉटर ने 1985 में जो है ना ये वैल्यू चेन एनालिसिस का आइडिया लाया था, ठीक है, माइकल पॉटर ने, ठीक है। यहाँ पर बात करते हैं कि ये नॉन वैल्यू एक्टिविटीज़ को जो हटाने के लिए बोलता था, जिससे आपका सेव कॉस्ट होगा और उसके बाद अच्छा वैल्यू क्रिएट होगा कस्टमर के लिए, ठीक है। अब जब बात करते हैं कि जब वैल्यू एनालिसिस आप करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक्टिविटीज़, जो भी आपकी एक्टिविटीज़ है, ठीक है, उसमें कौन सी वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ और कौन सी नॉन वैल्यू एक्टिविटीज़ है, ये जानने के लिए तो पहले तो आपको एक्टिविटी को क्लासीफाई करना पड़ेगा कि तुम्हारा प्राइमरी और एक्टिविटीज़ क्या है और सेकेंडरी एक्टिविटीज़ क्या है। तो यही बात हम लोग यहाँ पर कंपोनेंट से ही हम लोगों ने वैल्यू चेन एनालिसिस के बारे में जाना और यहीं से जन्म होता है प्राइमरी एक्टिविटीज़ का, और सेकेंडरी एक्टिविटीज़ को आप डिवाइड करोगे तब आप डिसाइड करोगे कौन सा वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ है, कौन सा नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ है। तो अगला सवाल हमारा क्या होगा, अगला सवाल हमारा इसी से मिलता जुलता है वैल्यू एडेड एक्टिविटीज से। डिस्क्राइब, तो अगला सवाल आपके सामने है, डिस्क्राइब वैल्यू एडेड एंड नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज इन वैल्यू चेन एनालिसिस। तो वैल्यू चेन एनालिसिस में आपको वैल्यू एडेड एक्टिविटीज और नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज को डिटरमाइन करना है। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि आपका जो वैल्यू चेन एनालिसिस होता है ये किसके दिमाग में सबसे पहले आया था, तो माइकल पॉटर के दिमाग में आया था 1985 में। माइकल जैक्सन के नहीं, हैरी पॉटर के नहीं, बल्कि मिस्टर माइकल पॉटर के दिमाग में 1985 में, जो अभी भी आपके संसार में है। ऐसा नहीं कि वो दुनिया से निकल चुके, उनकी यूट्यूब पे वीडियो भी है, आप देख सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ये एक्टिविटीज को ये क्या करते थे, पहले दो भाग में डिवाइड करेंगे। वैल्यू एडेड नॉन वैल्यू एडेड बोलने से पहले बेटा तुम पहले एक्टिविटीज को दो कैटेगरी में बांट लो। पहला आपका होता है प्राइमरी एक्टिविटीज और दूसरा होता है आपका सेकेंडरी एक्टिविटीज। प्राइमरी एक्टिविटीज में जैसे मान लीजिए रॉ मटेरियल को आप खरीदते हो, फिर फैक्ट्री में आता है, फैक्ट्री में आप प्रोडक्शन करते हो, फिर वो वेयर हाउस में जाता है और वेयर हाउस से जो भी ऑर्डर आता है वो अपना आउटलेट पे चला जाता है और वहाँ बिकता है करके, ठीक है। तो ये आपका मेन जो एक्टिविटीज है प्राइमरी एक्टिविटीज है। लेकिन रॉ मटेरियल को प्रोक्योर करने से लेकर उसको अल्टीमेटली कस्टमर तक बेचने तक हर एक एक्टिविटीज के लिए आपको सपोर्ट लगता है। जैसे रॉ मटेरियल को प्रोक्योर करने के लिए आपको प्रोक्योर वाली करने की एजेंसी करके अपॉइंट करना पड़ता है, रॉ मटेरियल का इंस्पेक्शन करना पड़ता है, तो ये सब सपोर्टिंग एक्टिविटीज है। उसके बाद फैक्ट्री में भी आपको देखना पड़ता है, मशीन का मेंटेनेंस करना पड़ता है, फिर वेयर हाउस में भी देखना पड़ता है और कस्टमर तक पहुंचने के लिए मार्केटिंग करना पड़ता है। तो वो सारे एक्टिविटीज सपोर्ट एक्टिविटीज कहलाते हैं। अगर आप मेरी बातों को गौर से सुनोगे तो ऑटोमेटिकली आपको चीज़ें याद हो जाएंगी और आपको कंसेप्ट आसान लगने लगेगा। तो सबसे पहले हम लोगों ने वैल्यू एडेड एंड नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ में बांटने के लिए एक्टिविटीज़ को दो कैटेगरी में बांटा, एक आपका प्राइमरी एक्टिविटीज़ और दूसरा सेकेंडरी या सपोर्टिंग एक्टिविटीज़। जब हम प्राइमरी एक्टिविटीज़ की बात करते हैं तो वो कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए जो भी आप एक्टिविटीज़ करते हो उसको प्राइमरी एक्टिविटीज़ बोलते हैं। और सेकेंडरी या सपोर्टिंग एक्टिविटीज़ किसको बोलते हैं भाई साहब, तो ये बोलता है कि एक्टिविटी जो सपोर्ट करता है प्राइमरी एक्टिविटीज़ को और इंश्योर करता है कि हम प्राइमरी एक्टिविटी अच्छे से कर रहे हैं। जैसे कि आपका जो मान लीजिए कि आप वर्कर जो होता है उसको टाइम पर आना ताकि प्रोडक्शन जो है ना टाइम पर चालू हो, ये सेकेंडरी एक्टिविटीज़ है। तो प्राइमरी एक्टिविटीज़ क्या होता है, जरा हम लोग इसके बारे में भी चर्चा करते हैं कि प्राइमरी एक्टिविटीज़ में क्या क्या इंक्लूड होगा। तो आप मेरे को ये बताओ कि इनबाउंड लॉजिस्टिक एक्टिविटीज़ इसमें आपका क्या होगा। तो यानी कि इनबाउंड लॉजिस्टिक एक्टिविटीज़ जो है उसमें कुछ बातें इन्वॉल्व होती है। कौन कौन सी बातें, तो पहली आपके ऑपरेशनल, यहाँ पर बोलता है कि सबसे पहले यहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि आपका वैल्यू एडेड एंड नॉन वैल्यू एडेड के लिए आप प्राइमरी एक्टिविटीज और सेकेंडरी एक्टिविटीज में बांटते हो। तो ये प्राइमरी एक्टिविटीज में सबसे पहला है आपका इनबाउंड लॉजिस्टिक एक्टिविटीज, यानी कि रॉ मटेरियल को आप लेकर आते हो। और दूसरा ऑपरेशनल एक्टिविटीज, यानी कि आप क्या करते हो, आप उस रॉ मटेरियल को इनपुट से प्रोडक्शन करते हो, यानी कि ऑपरेशन करते हो, यानी कि प्रोडक्शन करते हो। आउटबाउंड में आप क्या करते हो, वेयर हाउस वगैरह तक पहुंचाते हो, फिर आप मार्केटिंग एंड सेल्स करते हो, फिर कस्टमर को सपोर्ट सर्विस देते हो। ये सारे आपके प्राइमरी एक्टिविटीज में इंक्लूड हो जाएंगे। तो इनबाउंड जो लॉजिस्टिक एक्टिविटीज होता है उसमें क्या होता है, इसमें रॉ मटेरियल को रिसीव करते हो सप्लायर से, यानी कि सप्लायर का सिलेक्शन करना, सप्लायर का कोटेशन लेना, सप्लायर जो है ना उससे कॉन्ट्रैक्ट करना, सप्लायर जो है ना ये आपका उससे जो भी कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट करते हो उसका इंस्पेक्शन वगैरह करना, ये सब इससे सपोर्टिंग एक्टिविटीज़ का जन्म यहीं से होता है। इनबाउंड लॉजिस्टिक्स से इनबाउंड के सपोर्टिंग वाले का एक्टिविटीज सब इंक्लूड हो जाएगी इसमें। यानी कि आपका प्राइमरी क्या हुआ, रॉ मटेरियल खरीदना, और सेकेंडरी क्या होगा, बाकी उनसे सारी चीज़ें रिलेटेड। ठीक है, तो यहाँ पर बोलता है कि आप अगर रॉ मटेरियल रिसीव करते हो सप्लायर से, स्टोर करते हो और फाइनली डिस्ट्रीब्यूट करते हो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, इसको इनबाउंड लॉजिस्टिक एक्टिविटीज़ बोलते हैं। ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ किसको बोलते हैं, तो ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ का मतलब होता है
कि आपका कन्वर्टिंग इनपुट आप प्रोडक्शन में कन्वर्ट करते हो, प्रोडक्शन और सर्विसेज में। उसके बाद आउटबाउंड लॉजिस्टिक ये टर्म आ जाता है। या आखिर आउटबाउंड लॉजिस्टिक क्या होता है, यानी कि बोलता है कि ये रिलेटेड होता है स्टोरेज एंड मूवमेंट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट से। ठीक है, यानी कि आप क्या करते हो, प्रोडक्शन अब हो गया ना तो उसको वेयर हाउस वगैरह तक पहुंचाओगे ना, ताकि कस्टमर तक पहुंचेगा अल्टीमेटली। ठीक है, तो इनबाउंड लॉजिस्टिक एक्टिविटीज, उसके बाद मार्केटिंग एंड सेल्स, तो आपको कस्टमर तक पहुंचने के लिए जरूरी होता है, जैसे कि प्रचार प्रसार करना, उसके बाद जो है ना सेलिंग करना, डिलीवरिंग करना, ये सारी चीज़ खर्चे वगैरह होते हैं। उसके बाद सर्विसेज का मतलब होता है आफ्टर सेल सर्विसेज, यानी कि कस्टमर के कंप्लेन को हैंडल करना, कस्टमर सपोर्ट करना, या कस्टमर को ट्रेनिंग देना, या उसके जगह पर जाके इंस्टॉल कर देना। ये सारे एक्टिविटीज़ आपके प्राइमरी एक्टिविटीज़ में आ जाते हैं। और यहाँ पर बात आती है कि आपका वैल्यू एडेड एंड नॉन वैल्यू एडेड के लिए सपोर्टिंग एक्टिविटीज़ में पोर्टर भाई साहब ने आपको डिवाइड करने के लिए बोला था। तो यहाँ पर क्या क्या पॉइंट्स आता है सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में, जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ में इंक्लूड आपने देख लिया। अब हम सेकेंडरी एक्टिविटीज में क्या क्या इंक्लूड होता है वो जानेंगे। तो जो सेकेंडरी एक्टिविटीज होता था उसमें क्या क्या सेकेंडरी या सपोर्टिंग एक्टिविटीज में क्या क्या इंक्लूड होता है। तो सबसे पहले आपकी बात आती है प्रोक्यूरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल। तो पहले तो प्राइमरी एक्टिविटीज में आपका क्या आता था, इनबाउंड लॉजिस्टिक। अब यहाँ पर बात करते हैं कि रॉ मटेरियल को आपने खरीदने के लिए, आप परचेज करने के लिए, जो प्राइमरी एक्टिविटीज का सपोर्ट करने के लिए आपको जरूरी है ना प्रोक्यूरमेंट करना, जिसकी वजह से आप कोटेशन वोटेशन निकालते हो ना, सप्लायर को सिलेक्शन करते हो कि नहीं, जिसका सप्लायर बेस्ट होता है उसी से आप लेते हो कि नहीं, जो हर तरह से आप जोग्राफिकल लोकेशन से लेके सब चीज़ों का एनालिसिस करते हो। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में क्या करते हो, जब भी आपको यहाँ पर क्या होता है, प्राइमरी एक्टिविटी आपका ऑपरेटिंग था ना, फिनिश गुड्स में आप कन्वर्ट करते हो ना, तो उसके लिए टेक्नोलॉजी आप इस्तेमाल करते हो कि नहीं करते हो, ये करते हो। अब यहाँ पर बात करते हैं कि इसमें एडवांस मशीन इस्तेमाल करते हो या ERP सॉफ्टवेयर सिस्टम आपको हेल्प करता है रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने में। वो सारे के सारे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट जरूरी हैं। उसके बाद जहाँ तक बात करते हैं ऑपरेशन करने में, यानी कि फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए आपको इंसानों की भी जरूरत पड़ती है, उसको ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट बोलते हो। यहाँ पर बोलते हो कि आप यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्सेज का सिलेक्शन करते हो, रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग करते हो, एम्प्लॉय को प्रमोट करते हो। ठीक है, लेबर वगैरह जो मैन पावर वगैरह जो होता है वो आपका टाइम पर अवेलेबल होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर। फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब यहाँ पर बात करते हैं कि आप फर्म का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए आपको किस चीज़ की जरूरत पड़ती है, तो फंड की जरूरत पड़ती है। तो अकॉर्डिंगली सबसे ज़्यादा बड़ा सपोर्टिंग एक्टिविटीज तो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होता है। जब आपके हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तब आगे चीज़ें हो पाएंगी। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि प्राइमरी एक्टिविटीज़ और सपोर्टिंग एक्टिविटीज़ क्या क्या होती है। तो प्राइमरी एक्टिविटीज़ में इनबाउंड लॉजिस्टिक, ऑपरेशनल एक्टिविटीज़, आउटबाउंड लॉजिस्टिक एक्टिविटीज़, मार्केटिंग एंड सेल्स एंड सर्विस। सपोर्टिंग में आपका प्रोक्यूरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट और फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें करके आती है। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं कि ये पोर्टर भाई साहब जो है ना, इन्होंने बहुत सारी बातें जो है ना आपको बताई। ठीक है, तो वैल्यू एडेड एंड नॉन वैल्यू एडेड से आपने पहले प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटीज में कन्वर्ट कर दिया। अब बात आती है कि आपका बोलता है कि माइकल पॉटर जो होता है वो क्या बोलते हैं, अमेरिका के रहने वाले हैं। ठीक है, और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो है ना, यही वैल्यू एडेड, नॉन वैल्यू एडेड वगैरह वगैरह करके जो है ना वो लिख दिया। स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट के बारे में बहुत सारे लेक्चर्स इनके जो है ना यूट्यूब पे भी आपको मिल जाएंगे जाने अनजाने। और इन्होंने कई सारी किताबें लिखी हैं, 18-20 किताबें करीब इन्होंने स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट पर लिख दी है। और वहीं से आपको इसी की वजह से ये चैप्टर आपको पढ़ना पड़ रहा है। मेन मकसद है माइकल पोर्टर को, नाम को आपको याद रखना है। अगला सवाल हमारा क्या उठता है, अगला सवाल उठता है डिस्क्राइब द स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क फॉर द वैल्यू चेन एनालिसिस। आपका वैल्यू चेन एनालिसिस के बारे में डिस्क्राइब द स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क। अब इस स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क क्या होता है, तो स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क में 3 बातें बताई गई, इंडस्ट्री स्ट्रक्चर एनालिसिस, उसके बाद जो है ना कोर कॉम्पिटेंस एनालिसिस, और उसके बाद सेगमेंट एनालिसिस। ठीक है, तो आपको किसी भी तरह करके आपको ये चीज़ याद रखना है कि स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क मतलब जैसे ही आया फ्रेमवर्क तो आपको ये फ्रेम के बारे में बात की जा रही है, वैल्यू चेन के फ्रेम के बारे में बात की जा रही है। और जब वैल्यू चेन की बात होती है तो इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कोर कॉम्पिटेंस भी आपके लिए इंपॉर्टेंस है, और उसके बाद सेगमेंट, किस सेगमेंट में हो वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यानी कि आप स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क के बात आते के साथ कुछ बातों का ध्यान में रखोगे और कुछ बातों को ध्यान में रखते हुए आपको ये बातें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी। तो ये 3 वर्ड आपको याद रखना है स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क आते के साथ, इंडस्ट्री स्ट्रक्चर एनालिसिस। अभी यहाँ पर बात करते हैं कि ये वैल्यू चेन एनालिसिस के बारे में जो माइकल पोर्टर थे उन्होंने ही ये सारा कांड किया हुआ है, जिसकी वजह से आपको पढ़ना पड़ रहा है, जिसमें बोलता है कि आपको सबसे पहले
लिए जो आपको क्या करना पड़ेगा, इंडस्ट्री में आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। इंडस्ट्री का एनालिसिस करोगे तो आपको इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर एनालिसिस करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि आपको इंडस्ट्री के बारे में जानना पड़ेगा, ठीक है, जिसमें आप बोलोगे कि आपको सबसे पहले प्रॉफिट मेकिंग आपके लिए पॉसिबल है कि नहीं, ये देखना पड़ेगा। और प्रॉफिट मेकिंग ही नहीं, प्रॉफिट को इंप्रूव कर सकते हैं कि कंपनी का नहीं, वो एग्जिस्टिंग में देखोगे, ठीक है। तो यानी कि आपके सीए बनने के बाद भी आपके पास जो है ना ऑप्शन होता है कि अपना खुद का बिजनेस करो या फिर आप जॉब करो। तो आपको आइडेंटिफाई करना है इंडस्ट्री को कि जॉब वाली इंडस्ट्री आपके लिए ज़्यादा अच्छा देगी, प्रॉफिट मेकिंग देगी। और उसके बाद जब आप प्रॉफिट मेकिंग डिसाइड कर चुके होते हो तो फिर आप उसमें तरक्की कितना है ऐसा करके बोलोगे, ठीक है। यानी कि आपको कुछ बातें आपको ध्यान देनी है, जिसमें आपको 5 बातें आपको मदद करेगी। पोर्टर ने ऐसा कहा कि इंडस्ट्री में आपको 5 बातें, इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर एनालिसिस करते वक्त में 5 बातें आपको मदद करेंगी। वो बातें बोली गई पोर्टर्स 5 फोर्स एनालिसिस। 5 फोर्स जो है ना इसमें काम करता है किसी भी इंडस्ट्री में आपका। सबसे पहले बार्गेनिंग पावर बायर का, ठीक है, उसके बाद बार्गेनिंग पावर सप्लायर का, और उसके बाद सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट का डर और नई एंट्री का डर, और कंपटीशन अमंग द फर्म की इंटेंसिटी कितनी है। ये बातें आपको जो है ना वो फैसला लेने में मददगार साबित होगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बार्गेनिंग पावर के ऑफ बायर के बारे में। अगर यानी कि बात करते हैं कि अगर बार्गेनिंग पावर का बायर का बहुत ज़्यादा है तो बायर आप मजबूर हो तो बायर आपसे कम करवा के लेगा प्राइस को। तो अगर बायर आपका इंडस्ट्री में डिसाइड करता है रिड्यूस अपना प्राइस करने के लिए, इसका मतलब जो है आपको लो प्रॉफिट का चांस है, क्योंकि वो अभी कभी भी आपको अपने हिसाब से घुमा सकता है। इसका मतलब बायर के पास अच्छा बार्गेनिंग पावर होना आपके लिए खतरनाक हो सकता है। जैसे कि बायर जो होता है वो अल्टरनेट प्रोडक्ट पे शिफ्ट कर सकता है। मार्केट में आपकी तरफ बहुत प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, तो उस सिचुएशन में आपको अपना प्राइस रिड्यूस करना पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ पर बोलते हैं कि आप कोचिंग इंडस्ट्री में भी देख लो कि अभी क्या हो रहा है। यूट्यूब वगैरह की में जो आपके जो है ना सेलर्स हैं वो बहुत सारे हैं, तो वो प्राइस रिड्यूस किए जा रहे हैं। क्यों रिड्यूस किए जा रहे हैं? क्योंकि बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर बढ़ गया, उसके पास बहुत सारे अल्टरनेट अवेलेबल हैं। लेकिन पहले क्या होता था कोचिंग इंडस्ट्री में, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर होते थे, यानी कि टीचर्स ही कम हुआ करते थे और पढ़ने वाले कहाँ से दूर दूर से जाते थे। ऑनलाइन वगैरह फैसिलिटी नहीं थी, ये किसी भी कारण से हो सकता है। तो बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, यानी कि सप्लायर जो होता है वो उसका इनपुट जो है वो सप्लायर जो होता है उसका इनपुट जो है आपका जो खर्चा है वो आपको डिसाइड करता है कि आपका प्रॉफिट लो हो सकता है सप्लायर के बार्गेनिंग पावर के हिसाब से। यानी कि हमारा सप्लायर, हमारा रॉ मटेरियल सप्लायर कौन है? हमारा जो है ना सप्लायर, उसने अगर हमको ज़्यादा प्राइस लिया, ज़्यादा खर्चे करवा दिए रॉ मटेरियल खरीदने में ही, तो हमारा अल्टीमेटली प्रॉफिट लॉस हो जाएगा। इसका मतलब सप्लायर का अच्छा बार्गेनिंग पावर होना हमारे लिए क्या है? अच्छा नहीं है, क्योंकि वो कुछ भी पैसे अपने से चार्ज कर सकता है। ये बात भी ध्यान रखना है। थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, जिस इंडस्ट्री में हम काम कर रहे हैं अगर वहाँ पर मल्टीपल प्रोडक्ट होते हैं तो हमको डरना चाहिए कि सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट जो है ना वो कहीं इस्तेमाल करने ना लगे हमारा जो बायर है वो, ठीक है। और उसके बाद नई एंट्री, कौन सी इंडस्ट्री में आप जा रहे हो, बराबर इसमें बहुत सारे लोग एंट्री कर रहे हैं क्या? तो यानी कि ऑर्गेनाइजेशन जो होता है उसका बैरियर होता है जो आपका क्या बोलता है कि अगर मान लीजिए कि नए एंट्री का जो बैरियर क्या क्या हो गया, अगर हेवी कैपिटल लगता है तो ज़्यादा लोग इंटर नहीं करेंगे, लेकिन अगर हेवी कैपिटल नहीं लगता है तो बहुत लोग इंटर कर जाएंगे। फिर बात करते हैं कि आपको गवर्नमेंट का लाइसेंस एंट्री करने के लिए, जैसे आप टेलीकॉम सेक्टर अभी स्टार्ट करना चाहते हो तो इतना आसान थोड़ी होगा लाइसेंस लेना, तो थ्रेट ऑफ न्यू एंट्री को भी देखना है। इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन अमॉन्ग द फर्म के बीच में कंपटीशन, ये बात करते हैं कि ये कंपटीशन ज़्यादा होगा तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन जो है वो आपका क्या बोलते हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन जो डिफरेंट प्रोडक्ट निकालेगी। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, जो इंडस्ट्री में जनरली क्या होता है मोर और लेस सेम साइड का होता है, लेकिन अगर मान लीजिए कि आपको डर बना हुआ रहेगा कि कंपटीशन ज़्यादा है तो प्रॉफिट आपका लो हो सकता है। तो पहली बात हम लोगों ने देखी कि आपका इंडस्ट्री स्ट्रक्चर एनालिसिस स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क में, कौन से फ्रेमवर्क में? स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क में वैल्यू चेन एनालिसिस का स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क में इंडस्ट्री स्ट्रक्चर एनालिसिस। और दूसरी बात हम लोगों ने देखा कोर कॉम्पिटेंस एनालिसिस। कोर कॉम्पिटेंस का मतलब क्या होता है? आपका यूनिक स्किल जो कि आपको हाई वैल्यू कस्टमर की नज़रों में क्रिएट करने में मददगार साबित होता है, उसको आप कोर कॉम्पिटेंसी बोलते हो। अगर आपके प्रोडक्ट का यूनिक स्किल है तो इसका मतलब आप अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। जैसे गूगल जो है वो अपने सर्च इंजन में सबसे फास्ट रिस्पॉन्स देता है, इसलिए बार बार आपको ज़बरदस्ती आपके में इंप्लीमेंट कर देता है याहू सर्च इंजन, फिर भी आप उसको हटा के गूगल लाते हो, आप कंफर्ट नहीं फील करते हो याहू में, ठीक है। ये स्किल जो होता है अदर सर्च इंजन के पास नहीं है। इसके लिए आपके पास स्किल है कि नहीं, उसके लिए 3 टेस्ट बताए गए हैं।
पहला जो है टेस्ट बताया गया है कोर कॉम्पिटेंस के लिए रिसोर्सेस, दूसरा जो है ना ग्रेटर मार्केट शेयर, ठीक है, और तीसरा टेस्ट बताया गया है प्रोडक्ट बेनिफिट, ठीक है, तीसरा टेस्ट बताया गया है प्रोडक्ट बेनिफिट। तो पहले टेस्ट की जब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि पहला टेस्ट क्या होता है रिसोर्सेस, तो यानी कि बोलता है रिसोर्सेस का मतलब टेंजिबल रिसोर्सेस होता है आपका। कोर कॉम्पिटेंस आपके आपके रिसोर्सेस से आता है, कैसे कैसे करके आपका कोर कॉम्पिटेंस आता है। तो सबसे पहली बात यहाँ पर बोली गई है कि भाई साहब ये रिसोर्सेस से आता है। रिसोर्सेस मीन्स टेंजिबल रिसोर्सेस, जैसे कि लैंड, लेबर, मशीन है क्या उनके पास। दूसरा इंटेंजिबल रिसोर्सेस भी यहाँ पर आपका होता है, यानी कि आपका स्किल ऑफ एम्प्लॉय क्या है, आपके ब्रांड क्या है, जैसे एप्पल ब्रांड पे लॉन्च किया है क्या। यानी कि कॉम्पिटिटर जो होता है वो सेम रिसोर्सेस गैदर नहीं कर सकता है, एग्जैक्टली कॉपी नहीं कर सकता है। तो ये यूनिक स्किल यानी कि आपका कोर कॉम्पिटेंसी है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि कोका कोला बनाने का जो है वो सीक्रेट फार्मूला है, जिससे उसको वो कोका कोला जो होता है वो कोर कॉम्पिटेंसी मार्केट में क्रिएट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद बोलता है कि ग्रेटर मार्केट शेयर, यानी कि अगर कंपनी के पास ग्रेटर मार्केट शेयर है तो यानी कि आपका यूनिक स्किल है, ये आपका मार्केट शेयर साइज बहुत बड़ा है, इसका मतलब आपका यूनिक स्किल है। उसके बाद इंड प्रोडक्ट बेनिफिट, अल्टीमेटली तीसरा टेस्ट इंड प्रोडक्ट बेनिफिट, तो कस्टमर वैल्यू इंक्रीज होता है इंड ये प्रोडक्ट बेनिफिट उसको दिखता है, तो ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर बात करते हैं कि अगर आपके पास कोर कॉम्पिटेंस हो जाता है तो आप क्या करोगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाने की कोशिश करोगे इस बात का और डिजायर्ड प्रॉफिट बना पाओगे। डिजायर्ड प्रॉफिट बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले अपने कोर कॉम्पिटेंस को समझना पड़ता है कि आपके अंदर की क्वालिटीज़ क्या क्या है, उसके बाद उसको वैलिडेट करना पड़ता है। यानी कि आपका कोर कॉम्पिटेंस जो होता है वो जो बिजनेस में आपका है वो वैलिड है कि नहीं, मतलब परफेक्टली है कि नहीं। अगर मान लीजिए वो परफेक्ट है, जैसे कि मान लीजिए कि एक बैंक ने एक कोर कॉम्पिटेंस ढूंढ निकाला और उसके बाद उसको इंप्लीमेंट किया अपने ब्रांच में, उसके बाद वो क्या किया, जो दूसरा उसका ब्रांच है, यानी कि कोर कॉम्पिटेंस को एक बिजनेस सेगमेंट में डालने के बाद वो दूसरे बिजनेस सेगमेंट में भी आपका डालेगा। जैसे बैंक ने जो है ना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का जो है ना एक टेक्निक निकाल लिया, तो वो दूसरे को भी बताएगा, ये बात दूसरे ब्रांच को भी बताएगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि एक अच्छा प्रोडक्ट निकाला एक बैंक ने, कॉम्बिनेशन किया और उसका जो है ना हेड ऑफिस से परमिशन लिया, तो उसका मतलब यहाँ पर क्या होगा कि हेड ऑफिस उस पर डिस्कस करेगा कि हाँ यहाँ पर इंश्योरेंस भी ज़्यादा बिकता है बैंक के थ्रू, या बैंक में ये काम भी बहुत आसान हो जाता है। जैसे अभी आप जो है ना आधार वगैरह सेंटर पे जाते हो तो आप देखते हो कि बीएसएनएल ऑफिस में आपको एक आधार सेंटर स्पेशली मिल जाता है आधार कार्ड का नाम वगैरह चेंज करवाने के लिए। तो उन्होंने जो है देखा कि चलो ये भी एक तरीका हो सकता है, क्योंकि वो दिमाग लगा रहे हैं पूरी तरह से बीएसएनएल वाले। उसके बाद फिर बात करते हैं कि अगर आप कोर कॉम्पिटिशन का फायदा उठाना चाहते हो तो एग्जिस्टिंग ब्रांच में सबसे पहले आइडेंटिफाई करो, उसको वैलिडेट करो, फिर दूसरे ब्रांच में यानी कि अदर बिजनेस सेगमेंट में उसको ट्राई करो लगाने का। फिर जहां तक बात करते हैं कि अगर मान लीजिए कि कोर कॉम्पिटेंस को आप रीडिजाइन करते हो, ठीक है, कोर कॉम्पिटेंस को अगर रीडिजाइन करते हो तो उस सिचुएशन में ये भी एक टेक्निक जो है ना आप लगा के देखोगे कि और बेटर हो सकता है क्या, या फिर दूसरी जगह पर इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है, तो उसकी वजह से आपको रीडिजाइन भी करना पड़ सकता है। जिससे कोर कॉम्पिटेंस आपको क्या करेगा, नए वैल्यू चेन एक्टिविटीज में आपके नए वैल्यू को एडिशन करेगा। यानी कि हमने शुरुआत करी थी कहाँ से, इंडस्ट्री स्ट्रक्चर एनालिसिस से, जिसमें स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क एनालिसिस से, स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क ऑफ वैल्यू चेन एनालिसिस से, जिसमें इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर एनालिसिस और कोर कॉम्पिटेंस एनालिसिस ये बातें हमने देखी। और कोर कॉम्पिटेंस में देखा रिसोर्सेस, ग्रेटर मार्केट शेयर और प्रोडक्ट बेनिफिट, ये तीन बातें कोर कॉम्पिटेंस होती है। अब यहाँ पर हमारी जो कहानी आगे बढ़ती है वो सेगमेंट एनालिसिस की तरफ बढ़ती है, ठीक है। सेगमेंट एनालिसिस जो होता है आपका स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क जो वैल्यू चेन एनालिसिस का होता है उसका तीसरा फ्रेमवर्क होता है। यहाँ पर बहुत सारे सेगमेंट होते हैं इंडस्ट्री के, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि एक मोटर व्हीकल की बात हम करते हैं तो उसमें एक सेगमेंट होता है टायर सेगमेंट, दूसरा सेगमेंट होता है ग्लास सेगमेंट, तीसरा बैटरी सेगमेंट, इंजन सेगमेंट। तो बहुत सारे सेगमेंट में आप डिवाइड कर सकते हो। जैसे कि आपको पता है कि टाटा कंपनी जो स्टील कंपनी है वो झारखंड जमशेदपुर में है और टाटा मोटर जो है ना आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब क्या होता है, साउथ में भी देखने को मिलेगा बहुत जगह, यानी कि वो सब उनके सेगमेंट है और जो एक दूसरे से कनेक्टेड, एक दूसरे के सपोर्टिंग भी है कहीं ना कहीं। तो अब यहाँ पर बात करते हैं कि आपको क्या करना पड़ेगा, सेगमेंट एनालिसिस करने के लिए कुछ जानकारी इकट्ठा करनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा सारे सेगमेंट को, ठीक है। डिफरेंट प्रोडक्ट के हिसाब से, आपका ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से आप सेगमेंट बांटो, ठीक है, प्रोडक्ट के हिसाब से, ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से, और अकॉर्डिंगली आपको मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा, ठीक है, मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा।
जैसे कि मान लीजिए आईटीसी कंपनी, उनका होटल भी चलता है, वो सिगरेट भी लॉन्च करते हैं, ठीक है, उनका जोग्राफिकल एरिया नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ इंडिया में है, ठीक है, तो उसके हिसाब से एक मैट्रिक्स बनाएंगे। उसके बाद प्रॉफिट पोटेंशियल देखेंगे हर एक सेगमेंट का, ठीक है, अपने पास्ट परफॉर्मेंस से वो आइडेंटिफाई करेंगे कि किन सेगमेंट में उनको कितना फायदा नुकसान हुआ करता था। उसके बाद वो की सक्सेस फैक्टर देखेंगे, ठीक है, कि कौन सा सक्सेस फैक्टर होता है। अगर मान लीजिए कि उन्होंने देखा कि हमारे आईटीसी होटल में जो हमारा जो ब्रांड इमेज है वो इंपॉर्टेंट है, हमारा फूड आइटम की क्वालिटी इंपॉर्टेंट है, तो उन सब मल्टीपल सेगमेंट का आप कंपेयर करेंगे वो। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं कि अदर सेगमेंट में भी उस एक्सपीरियंस को वो लगाएंगे। इसका मतलब यहाँ पर क्या बोला गया कि हमने यहाँ पर देखा स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क फॉर द वैल्यू चेन एनालिसिस में इंडस्ट्री स्ट्रक्चर एनालिसिस, और दूसरा देखा कोर कॉम्पिटेंस एनालिसिस, और तीसरा देखा सेगमेंट एनालिसिस, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि आपका सुपीरियर परफॉर्मेंस एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या होता है, ये हमारा अगला क्वेश्चन। तो हमारा अगला सवाल है राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन सुपीरियर परफॉर्मेंस एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। यानी कि आपका क्या होता है कि अगर कंपनी अपना प्रॉफिट बहुत ज़्यादा कमाना चाहती है तो उसको दो चीज़ें तो पक्का से पक्का अचीव करना पड़ेगा। पहली चीज़, आपको सुपीरियर परफॉर्मेंस देना पड़ेगा, सुपीरियर परफॉर्मेंस देना पड़ेगा इन कंपैरिजन टू कॉम्पिटिटर से बेहतर परफॉर्मेंस देना पड़ेगा, और दूसरा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देना पड़ेगा कॉम्पिटिटर के कंपैरिजन में। ये दो बातें आपकी अट्रैक्ट होती है तो आप ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो। और इन दोनों बातों को अचीव करने के लिए कंपनी को जो है ना दो प्रकार के कोर कॉम्पिटेंसी फॉलो करने पड़ते हैं। दो प्रकार के कोर कॉम्पिटेंसी फॉलो करने पड़ते हैं। ये दो प्रकार के कोर कॉम्पिटेंसी क्या क्या होते हैं जरा उसके बारे में हम जानते हैं। तो ये दो प्रकार के कोर कॉम्पिटेंसी होते हैं आपका, एक तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन और दूसरा कॉस्ट लीडरशिप। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्या होता है, यानी कि आपके कस्टमर की नज़रों में, आपकी नज़रों में नहीं, कस्टमर की नज़रों में प्रोडक्ट कंपनी का जो होता है वो ज़्यादा क्वालिटी का लगता है अदर कॉम्पिटिटर के कॉम्पिटिशन में, और कस्टमर की ये फीलिंग होती है, और यही फीलिंग आपका प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन को जन्म देती है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन जो होता है वो कुछ टेक्निक्स आप अडॉप्ट करोगे तो आपका प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन हो जाएगा। जैसे कंपनी को बेटर क्वालिटी आपको सेम प्राइस में देना है, जो कॉम्पिटिटर दे रहा है वही प्राइस लेकिन बेटर क्वालिटी, और कंपनी का प्रोडक्ट इनोवेटिव होना चाहिए, और इनोवेशन देर से होने से नहीं चलेगा, एज अर्ली एज पॉसिबल होना चाहिए, कंपटीटर से पहले पहले होना चाहिए, ठीक है। और कंपनी जो होता है वो उसका सुपीरियर कस्टमर रिस्पॉन्सिवनेस होना चाहिए, यानी कि कस्टमर को वेट मत करवाओ, उसको डिलीवरी टाइम का पेशेंस नहीं है, जैसे कि अमेजॉन फ्लिपकार्ट में आप देखते हो टाइम पर डिलीवरी करने का उनका कमिटमेंट होता है। अगर आपने प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के एडवांटेज को आप पूरा कर देते हो तो कंपनी को बहुत तरीके से बेनिफिट हो सकती है। आप अपने सेलिंग प्राइस को भी इंप्रूव कर पाओगे और कस्टमर रेडी हो जाएगा पे करने के लिए। आप ज़्यादा जो है ना प्रॉफिट बना सकते हो, ठीक है। यानी कि आपका जो होता है कि आपका ह्यूज मार्केट शेयर में आपको बहुत मददगार साबित होगा प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। दूसरा होता है कॉस्ट लीडरशिप, यानी कि डिमांड सप्लाई के रूल के हिसाब से जो प्राइस होता है, तो कंपनी जो होता है ये एडवांटेज अपना सकता है अगर उसका टोटल कॉस्ट जो होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो होता है कंपेयर टू कॉम्पिटिटर वो कम में ही जो है वो निकाल लेता है। ये कॉस्ट लीडरशिप की वजह से ही चाइना जो है वो इस वर्ल्ड पे राज कर रहा है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि इसको दो वे में कॉम्पिटिटर जो है ना कॉस्ट लीडरशिप को अचीव कर सकता है। पहले कि अपना सेलिंग प्राइस जो होता है वो आप कॉम्पिटिटर से कम रखो और ह्यूज मार्केट शेयर को कैप्चर करो। दूसरा, सेलिंग प्राइस कॉम्पिटिटर के इक्वल रखो, ठीक है, सेलिंग प्राइस कॉम्पिटिटर के इक्वल रखो, लेकिन अपना कॉस्ट मैनेजमेंट ऐसे करो कि आपका प्रॉफिट मार्जिन आपको उतने में ज़्यादा अचीव हो जाए, ठीक है। अब कॉस्ट लीडरशिप जो है ना अचीव करने के लिए आपको स्केल ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि ज़्यादा लेवल में प्रोडक्शन करना पड़ेगा, इकोनॉमाइज ऑफ स्केल करना पड़ेगा, और हाई वॉल्यूम में ह्यूज क्वांटिटी में सेल करना पड़ेगा, ठीक है। सब कुछ आपको सुनते वक्त में चाइना की याद आ रही होगी। फिर बोलता है कि बल्क में आपको रॉ मटेरियल परचेज करना पड़ेगा जो कि डिस्काउंट में आपको देगा, जैसे डीमार्ट की आपको याद आ रही होगी, बल्क में खरीदता है। उसके बाद जहाँ तक बात करते हैं गवर्नमेंट जहाँ पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन वगैरह वगैरह आपको जो एरिया देती है ना, वो एरिया में आपको डेवलप करना पड़ेगा, जैसे कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में स्पेशल इकोनॉमिक जोन में, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी, तो इससे आपका कॉस्ट लीडरशिप अचीव हो जाएगा। यानी कि हम लोगों ने सुपीरियर परफॉर्मेंस एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के दो तरीके देखे, ठीक है। यानी कि कंपनी को आपको ध्यान रखना है कि कॉस्ट को कम करते वक्त में भाई साहब स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट का जो बेसिक फार्मूला था वो भूल मत जाना कि आपकी क्वालिटी बराबर मेंटेन रहनी चाहिए, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ, रुख हमारा मुड़ेगा।
अभी यहाँ पर बात आती है कि शॉर्ट नोट्स वैल्यू चेन अप्रोच फॉर असेसिंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो अब यहाँ पर बात करते हैं कि वैल्यू चेन अप्रोच पे आपको शॉर्ट नोट्स कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में कैसे आपके मददगार साबित होते हैं। तो यानी कि वैल्यू चेन एनालिसिस को आप जो हैं वो सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, जो आपका स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट का मेन फॉर्मूला था, उसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पर 3 तरीके हो सकते हैं जिससे आप एडवांटेज अचीव कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहला तरीका कौन सा है, मैं एक बार तरीका लिखता हूँ पहले। आप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हुआ है कि नहीं हुआ उस बात का असेसमेंट कर सकते हो क्या? तो असेसमेंट कर सकते हो आप वैल्यू चेन अप्रोच से आपका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हुआ है कि नहीं। उसके लिए आपको 3 बातें देखनी पड़ेगी, इंटरनल कॉस्ट, इंटरनल डिफरेंशिएशन और वर्टिकल लिंकेज। ये 3 बातों का आप जो है ना एनालिसिस कर लो तो आपको पता चल जाएगा कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हुआ है कि नहीं वैल्यू चेन अप्रोच से, कुछ फायदे हुए हैं क्या वैल्यू चेन अप्रोच लगाने से। उस बात को असेसमेंट कौन करेगा? तो इंटरनल कॉस्ट एनालिसिस करेगा, तुम्हारा कॉस्ट करेगा, तुम्हारा प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन करेगा और वर्टिकल लिंकेज करेगा। 3 बातें करेगी। ठीक है, तो LCD, L से लिंकेज और C का मतलब कॉस्ट और D का मतलब डिफरेंशिएशन। तो सो आपने जो है ना LCD लगा लिया। ठीक है, तो ऐसा करके आपको याद रखना है। तो यहाँ पर बात करते हैं कि 3 तरीके से आप जान सकते हो कि आपका वैल्यू चेन अप्रोच से कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हुआ है कि नहीं, इस बात का असेसमेंट कर सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं कि इंटरनल कॉस्ट एनालिसिस। यहाँ पर बोलता है कि सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा सारी वैल्यू एडेड एक्टिविटीज को, और कॉस्ट जो होता है वो सारे वैल्यू एडेड एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करने के बाद जो भी आपका नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज होता है उसको एलिमिनेट करने से और वैल्यू एडेड की कॉस्ट को कम करने पड़ेंगे। तो ये कम हुआ है कि नहीं ये देखना पड़ेगा। यानी कि सबसे पहले आपको सारे एक्टिविटीज को वैल्यू एडेड एंड नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज में बांट लेना पड़ेगा। उसके बाद आपको प्रोडक्ट कॉस्ट और सर्विसेज जो होता है वो हर एक वैल्यू एडेड एक्टिविटीज के हिसाब से, ठीक है, आपको डिवाइड करना पड़ेगा। यानी कि हर प्रोडक्ट का कॉस्ट एंड सर्विसेज, आप याद करो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में आप क्या करते थे, वही चीज़ आपको करना पड़ेगा। सबसे पहले आपने क्या किया, प्रोडक्ट ABC करके लिखा, एक मैट्रिक्स की तरह सोचो, और उसके बाद जितने भी एक्टिविटीज़ हैं उसमें आपको एक्टिविटीज़ को बांटना है वैल्यू एडेड एंड नॉन वैल्यू एडेड में। प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के जो नाम आपने देखे थे उसमें हिसाब से बांटना है। उसके बाद प्रोडक्ट A में कौन कौन सा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की तरह ये लगता, ये नहीं लगता, उस हिसाब से कॉस्ट को बांट देना है। उसके बाद फिर बात करते हैं कि जब आपने डिसाइड कर लिया टोटल करने के बाद कि ये एक्टिविटी प्रोडक्ट एक में इतना और वो उतना, तो इसके बाद इसका मतलब क्या होता है कि आपको सबसे पहले बात करते हैं कि आपको उसका कॉस्ट ड्राइवर वगैरह सेलेक्ट करना है, आपको डिटरमाइन करना एक तरह से। तो आपको फैक्टर आइडेंटिफाई करना है जो कि आपका कॉस्ट को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है, घुमा फिरा के आपको फैक्टर डिटरमाइन करना है इंटरनल कॉस्ट एनालिसिस में। उसके बाद जो भी एक्टिविटीज़ हैं जिसको आपने अलग अलग भागों में बांटा है उसमें लिंकेज देखना है कि एक को कम करने से दूसरा बढ़ता है घटता है, क्या फ़र्क पड़ता है, ये सारी चीज़ें देखनी है। उसके बाद फिर बात करते हैं कि आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है कि नहीं कॉस्ट रिड्यूस करने का वैल्यू एडेड एक्टिविटीज से, उस बात का आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अपने आप मिलेगा आपको अगर आपका कॉस्ट रिड्यूस होगा तो। यानी कि आपने क्या किया, वैल्यू चेन अप्रोच से असेसमेंट किया कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का। दूसरा इंटरनल कॉस्ट एनालिसिस के बाद इंटरनल डिफरेंशिएशन एनालिसिस, यानी कि यहाँ पर क्या देखोगे, सबसे पहले आपको सारी वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करना है और उसके बाद जो है ना डिफरेंशिएशन, यानी कि बोलता है कि क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट जो होता है वो रिड्यूस नहीं करना चाहिए। यानी कि सेम प्राइस में बेटर क्वालिटी आप दे पा रहे हो कि नहीं दे पा रहे हो। सारे एक्टिविटीज़ को जिसको कस्टमर जो होता है जिसकी नज़रों में ज़्यादा वैल्यू होगा उसको अच्छा फीलिंग आ रहा है कि नहीं, इनहांस कस्टमर वैल्यू जिसको अंग्रेजी में बोलते हो आप। ठीक है, यहाँ पर कस्टमर को लगता है कि आपका फीचर्स जो होता है वो ज़्यादा सुपीरियर है, जैसे कि फ़ोन वाले बोलते हैं ना हमारे में फीचर ज़्यादा है सेम कॉस्ट में या कम कॉस्ट में। फिर बोलता है कि आपको इफेक्टिव मार्केटिंग आपको किया जाता है, यानी कि प्रचार प्रसार करके और टाइमली डिलीवरी किया जाता है प्रोडक्ट का, और बेटर जो क्वालिटी का प्रोडक्ट जो होता है वो कॉम्पिटिटर के आजू बाजू के प्राइस में दिया जाता है। ठीक है, यानी कि आप जो कस्टमर की नज़र में डिफरेंशिएशन एनालिसिस करके फीलिंग आ रही है कि नहीं ये वाली कस्टमर को ये देखना पड़ता है। उसके बाद बात आती है वर्टिकल लिंकेज एनालिसिस की, यानी कि यहाँ पर बोलता है मेक और बाई करके आपने जो है ना वो देखा होगा कि उसको खुद बनाएं जो, या फिर कोई रॉ मटेरियल को या फिर जो है ना खरीद ले, कौन सा सस्ता पड़ता है तो वो आप डिसाइड करोगे। तो यानी कि कंपैरिजन करते हो आप वैल्यू चेन ऑर्गेनाइजेशन में, आपका जो या आपका जो ऑर्गेनाइजेशन का जो है वैल्यू चेन है और इंडस्ट्री का वैल्यू चेन है उसको कंपेयर करते हो, वर्टिकल लिंकेज निकालते हो, मतलब खुद को और इंडस्ट्री को कंपेयर करना वर्टिकल लिंकेज कहलाता है। यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन को आइडेंटिफाई करना पड़ता है जो भी कॉस्ट एंड रेवेन्यू होता है ईच एक्टिविटी से रिलेटेड,
यानी कि आपको बनाने में ज़्यादा कॉस्ट लगता है या फिर आपको खरीदने में ज़्यादा कॉस्ट लगता है, जो सस्ता पड़ता है वो आप करोगे। तो यानी कि आपका लेकिन अदर फैक्टर को भी ध्यान में रखोगे, ऐसा ना हो कि आपको बनाने की वजह से अलग जगह पर उसका नुकसान हो जाए। ठीक है, तो ये सारी बातें आप एनालिसिस करते हो, यानी कि हर एक एक्टिविटीज़ को कॉस्ट और उसके इम्पैक्ट ऑन रेवेन्यू के हिसाब से सोचते हो और उसके बाद आप कंपेयर करते हो, ठीक है, कि इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, उसके हिसाब से आप वर्टिकल लिंकेज जो है ना एनालिसिस करते हो। ठीक है, तो एसेसिंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में इंटरनल कॉस्ट एनालिसिस, इंटरनल डिफरेंशिएशन एनालिसिस और वर्टिकल लिंकेज एनालिसिस, ये 3 बातें जो है ना आपने देखी। अब हमारा अगला क्वेश्चन बनता है विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रेटजिक कॉस्ट मैनेजमेंट करके एक टॉपिक दिया गया आपके स्टडी मेटल में, उससे अब आपके स्टडी मेटल के हिसाब से अगर देखा जाए तो एक और सवाल का जन्म होता है कि विजन एंड ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रेटजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, ये सारी बातें जो करके दी गई है, अगर उस पर आपको शॉर्ट नोट्स लिखने को आ जाए तो यानी कि आपको बोलता है कि जब आपके पास मिशन क्लियर होता है, ठीक है, आपको लक्ष्य मूवी के ऋतिक रोशन की तरह मिशन क्लियर होता है, तो आपको क्या करना पड़ता है, तो आपको जानना पड़ता है कि आपको क्लियर होता है कि कौन प्रकार का प्रोडक्ट एंड सर्विस आपको निकालने का है, आपका प्राइमरी मार्केट क्या होगा, किस तरह के कस्टमर जो होते हैं उनको आपके टारगेट होंगे और किस एरिया में टारगेट होंगे, मतलब आपको सबसे पहले क्या बेचना है, ठीक है, कहाँ बेचना है, कस्टमर कैसे होंगे और कौन से एरिया में बेचना है। तो ये सारी चीज़ें मिशन, ये सारे सवालों को जवाब देने में आपको मदद करती है। क्या बेचना है, प्रोडक्ट एंड सर्विस कंपनी को जो ऑफर करना है, प्राइमरी मार्केट क्या होगा, फिर कस्टमर टारगेट कैसा होगा और जोग्राफिकल एरिया ऑफ ऑपरेशन क्या होगा। यानी कि यहाँ पर बात करते हैं कि ऑब्जेक्टिव कंपनी का जो होता है कि आपका क्या बोलते हैं, यहाँ पर बोलता है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी क्या होता है कि नीड टू बी अटेन मिशन एंड विजन। ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी जो होता है वो आपको मिशन और विजन को जो है ना, ऑब्जेक्टिव ऐसा होना चाहिए जो आपके मिशन एंड विजन को पूरा कर सके। ठीक है, ऐसा होना चाहिए जिससे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आपको हो जाए। ठीक है, जिससे आपका प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, कॉस्ट लीडरशिप का जो टारगेट है वो हो जाए। तो सबसे पहले क्या बेचना है, कहाँ बेचना है, किस मार्केट में बेचना है, ये सारी बातें आपको विजन मिशन करते के साथ ये आपके दिमाग में आनी चाहिए। ठीक है, अभी हमारी बात होती है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन रोल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट। तो मैनेजमेंट अकाउंटेंट का मतलब एक बंदा होता है, एक पर्सन होता है जिसको सारे कंसेप्ट पता होते हैं कॉस्ट के, और कॉस्ट के सारे कंसेप्ट और कॉस्ट का जो कंसेप्ट टेक्निक यूज़ करके कैसे बेस्ट डिसीजन लिया जाए, जिसको ट्रेडिशनली मैनेजमेंट अकाउंटेंट करके आप बुलाते थे, हम लोग कॉस्ट अकाउंटेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये जो आपका बेसिक डिसीजन ले सके और इसको इन्फॉर्मेशन जो होता है वो पता हो, निकालने का कैपेबल हो, कॉस्ट वेरिएंस, कॉस्ट पर यूनिट और प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस कर सके। यानी कि आपका जो है ना, ये जो कॉस्ट अकाउंटेंट होते हैं वो टॉप मैनेजमेंट को जो डिसीजन लेने में मदद करेंगे। ये बोलता है कि टॉप मैनेजमेंट को सारे बेसिक इन्फॉर्मेशन देंगे जिसके हिसाब से वो डिसीजन ले सके। लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटेंट जो है वो वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ और कॉस्ट जो है ना ईच एक्टिविटीज़ का, ये भी आप डिटरमाइन करने के लायक होनी चाहिए स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट के हिसाब से। इसका मतलब यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें जाननी है कि मैनेजमेंट अकाउंटेंट रिस्पॉन्सिबल होगा अल्टीमेटली कंपनी के ग्रोथ और सर्वाइवल के लिए। उसका एम केवल कॉस्ट रिडक्शन नहीं बल्कि क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ ना होने देना है। ठीक है, तो इस प्रकार लगभग सारे क्वेश्चंस जो हैं स्टडी मेटल के हिसाब से जो बन सकते हैं वो मैंने आपके सामने में रखे। मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि मैं सीए फाइनल और सीए इंटर का इनकम टैक्स और जीएसटी की क्लासेस लेता हूं। स्टूडेंट के रिक्वेस्ट पर उन्होंने कहा कि मैं थ्योरी अच्छे से बता सकता हूं। स्टूडेंट के रिक्वेस्ट पर मैंने एक कोशिश की है कि आपको यहाँ पर जो आपका SCMP जो सब्जेक्ट है उसके थ्योरीज को बताने के लिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो तक के लिए जयराम जी की।